नमस्कार बच्चों, मैं हूं सविता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। यह चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। उसके पश्चात इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। तो आइए बिना देरी प्रारंभ करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, आतंक के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोगों को बताना है। यानी आतंक के मनोवैज्ञानिक तत्व बताइए। तो आतंक के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से होंगे? याद कीजिए, आतंक के मनोवैज्ञानिक तत्व है अभित्रास, डराना, धमकाना, लोगों में आतंक पैदा करना, उकसाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, अराजकता की स्थिति को प्रोत्साहित करना और समाज में समस्त व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना। तो हम लोग बताएंगे कि आतंक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आतंकवादी हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, जिसमें सबसे पहले कहेंगे हम लोग अभित्रास। अभित्रास के अंतर्गत आतंकवादी जनता को डराते हैं, धमकाते हैं और उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, उनके अंतर्गत डर और भय पैदा करते हैं। इसी प्रकार से उकसाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं आतंकवादी संगठन। वे जनता की धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं और जनता के मध्य दूरी करने का कार्य करते हैं। कर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे? आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं वो हाईजैक कर लेते हैं या फिर किसी को किडनैप कर लेते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं या फिर बॉम्ब विस्फोट कर देते हैं। तो इन सब गतिविधियों को तो करते हैं और इन सब गतिविधियों का वे करने के पश्चात प्रचार प्रसार करते हैं ताकि समाज में लोगों के मध्य डर पैदा हो। इस प्रकार से वे इस प्रकार की गतिविधियों को अपनाते हैं और अपनाने के पश्चात वे प्रचार प्रसार करते हैं। उनका प्रमुख ध्येय ये होता है कि समाज में अस्त व्यस्तता की स्थिति हो, समाज में लोगों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो और समाज में अराजकता की स्थिति आ जाए, ताकि वह यह सिद्ध कर पाएं कि हम लोग सीधा सरकार को टक्कर दे पा रहे हैं और जनता के मध्य एक भय उत्पन्न कर पाएं, आतंक उत्पन्न कर पाएं। नेक्स्ट है, आतंकवादी कार्रवाइयों के प्रमुख लक्ष्य क्या है? यानी किस लिए आतंकवादी कार्रवाइयों को अपनाते हैं, उनके लक्ष्य क्या है? देखो, आतंकवादियों के प्रमुखतः 3 लक्ष्य होते हैं: कार्यनीतिक, रणनीतिक और अभिक्षिप्त लक्ष्य। अब कार्यनीतिक के अंतर्गत क्या करते हैं? आतंकवादी सोच समझकर किसी भी देश के या उसके प्रमुख जो संस्थान हैं उन पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं और इसके माध्यम से वे जनता को डराना, धमकाना या आतंकित करना चाहते हैं। दूसरा है रणनीतिक लक्ष्य। रणनीतिक लक्ष्यों के अंतर्गत आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के पश्चात बढ़ चढ़कर उनका श्रेय तथा उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। और तीसरा है अभिक्षिप्त लक्ष्य। जब आतंकवादी आतंकी गतिविधियां अपनाते हैं और उनका श्रेय लेते हैं, तत्पश्चात वे सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं, यानी सत्ता से अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये 3 क्या हुए? आतंकवादियों के लक्ष्य हुए कार्यनीतिक, रणनीतिक और अभिक्षिप्त लक्ष्य। और तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखो, आतंकियों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? समाज में दहशत पैदा करना, आतंक पैदा करना और जो भी आतंकी गतिविधियां वे संपादित करते हैं उसका अत्यधिक प्रचार प्रसार इसी के कारण करते हैं। अब उन सब गतिविधियों की जानकारी जनता को मिलती है एक हद तक, वह तो ठीक है, लेकिन जब अत्यधिक मीडिया कवरेज किया जाता है, अत्यधिक जनता तक उन सूचनाओं को मीडिया के द्वारा बताया जाता है, तो उसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं, नकारात्मक परिणाम होते हैं। उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है कि अत्यधिक मीडिया कवरेज से अनेक आतंकी गुटों का निर्माण हो जाता है। अनेक धार्मिक कट्टरता की मनोवृत्ति ग्रहण करने वाले युवक प्रेरित होकर अनेक प्रकार के आतंकी संगठनों का निर्माण कर लेते हैं।
इसी प्रकार से आतंकियों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर समर्थन प्राप्त हो जाता है जनता का, और उन्हें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त हो जाती है। इसका तीसरा दुष्परिणाम हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न जो आतंकवादी गुट हैं वे कोई भी घटना संपादित होने के पश्चात उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब जब अत्यधिक मीडिया कवरेज हो रहा है, जनता में अत्यधिक उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो विभिन्न आतंकी गुटों के अंतर्गत इस प्रकार की जिम्मेदारी लेने की होड़ या प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। इसके कारण अत्यधिक आतंकी घटनाएं घटने का भय बना रहता है। अनेकों बार ऐसा भी होता है कि आतंकी गिरोह या आतंकी सरगना अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने के लिए या अपने बातों को सरकार तक जनता तक पहुंचाने के लिए कई बार जो चैनल्स होते हैं, समाचार चैनल्स होते हैं, उन्हें अपना नियंत्रण में ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि इन चैनल से फिर वही चीज़ें प्रसारित हो पाती हैं जो ये आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी सरगना चाहता है। और इसका नकारात्मक प्रभाव सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी पर भी पड़ता है, उनकी कार्य कुशलता पर भी पड़ता है। तो ये सब क्या हुए? आतंकवादी घटनाओं के अत्यधिक मीडिया कवरेज करने के दुष्परिणाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है कि भारत में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है, टिप्पणी लिखिए। हम लोगों को बताना है कि किस प्रकार की आतंकी घटनाएं भारत में घटित होती हैं और जो आतंकवादी गिरोह हैं, संगठन हैं, उनका स्वरूप क्या है। देखो, भारत में अनेक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। अब इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा अत्यधिक हिंसात्मक गतिविधियां अपनाई जाती हैं। कहीं बम विस्फोट किया जाता है, कहीं पर हमले किए जाते हैं, कहीं लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, और इन सब गतिविधियों के माध्यम से, इन विभिन्न तरीकों के माध्यम से ये सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत के अंतर्गत पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, उनका प्रमुख लक्ष्य है पूर्णतः पृथक राज्य की स्थापना करना। यानी ये आतंकी संगठन पूर्णतः पृथकतावादी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इन राज्यों को भारत से पृथक करना चाहते हैं, जो भारत की अखंडता को सीधी चुनौती देता है। इसी प्रकार से भारत में जो आतंकवादी संगठन है वे धर्मांतरण करवाने की प्रक्रिया पर अत्यधिक जोर देते हैं, जिसके कारण वे धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों के मध्य व्यापक भय पैदा करते हैं, जिसके कारण वह निर्मम तथा क्रूर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं और धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जिहाद को प्रोत्साहित करते हैं और विभ्रमित करते हैं युवाओं को और अपने आतंकी संगठनों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भारत में जो स्थानीय आतंकी संगठन हैं, उन्हें पाकिस्तान तथा अन्य जो कट्टर इस्लामिक कंट्रियां हैं वे सपोर्ट करती हैं, यहाँ प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजती है और यहाँ अनेक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती है। यहाँ के स्थानीय जो संगठन हैं उन्हें हथियार तथा धन मुहैया करवाया जाता है। इस प्रकार से भारत में आतंकवादियों के द्वारा अनेक प्रकार की हिंसात्मक, विध्वंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जैसे कि तस्करी है, कट्टरपंथियों के द्वारा विदेशी एजेंसियों को संचालित किया जाता है, हमले तथा बम विस्फोट जैसी घटनाएं यहाँ पर संपादित की जाती है। तो यह हम लोगों ने जाना भारत में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है। अब पूछा है इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, यानी हम लोगों को यहाँ पर बताना है इस्लामी आतंकवाद क्या है। देखो, इस्लाम के आधार पर, यानी इस धर्म या इस संप्रदाय विशेष के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, पालना पोषण करना इस्लामी आतंकवाद कहलाता है। और जो इस्लामिक कट्टर कंट्रियां हैं वह ऐसा कार्य कर रही हैं, उसमें हम लोग पाकिस्तान का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय मुस्लिम धर्म का रहता है, इस्लाम धर्म का रहता है, और इस्लामी आतंकवाद के नाम से यहाँ रहने वाले भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है, विभ्रमित किया जाता है और आतंकवादी गतिविधियों में इस्लामिक आतंकवाद के कारण कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित किया जाता है, संलग्न करने का भरसक प्रयास किया जाता है और हमारी देश की एकता और अखंडता को सीधी सीधी चुनौती दी जाती है। और इस प्रकार की गतिविधियां विगत 20 से 30 वर्षों के अंतर्गत अत्यधिक रूप से संपादित की जा रही है। अब हम लोग जानते हैं कि इस्लामी आतंकवाद किसे कहते हैं। देखो, जब आतंकवादियों का किसी गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण भाव होता है, और वह समुदाय कौन सा? इस्लाम।
तब वह इस्लामी आतंकवाद कहलाता है। इसमें पंथ या अल्लाह के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जाता है, आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया जाता है, या तो उनके साथ बर्बरता और जबरन का व्यवहार किया जाता है, या फिर उन्हें बहलाया बरगलाया जाता है और उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त कर दिया जाता है कि जो समाज में आतंक पैदा करती हैं, जैसे कि धन वसूली करना, नृशंस हत्याएं करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना आदि सभी की गतिविधियों में संलिप्त कर इस्लामी आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस प्रकार के आतंकवाद का शिकार स्वयं मुस्लिम कंट्रियां भी हो रही हैं, जहां पिछले दिनों अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के विद्यालय तथा अस्पताल में बम विस्फोट की घटनाएं हुई। और भारत के जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं संचालित हो रही हैं, आतंकी गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, वे सभी इस्लामी आतंकवाद से प्रेरित है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भ्रष्टाचार क्या है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रष्ट आचरण किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है, जो कि लोकतंत्र का नासूर है। इसे स्पष्ट करते हुए हम लोग कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण अपनाया जाता है, यानी भ्रष्ट आचरण अपनाया जाता है, तो वह व्यवहार भ्रष्टाचार और वह व्यवहार करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। इसे अधिक स्पष्ट हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति तथा संगठन के द्वारा निर्धारित कानूनी या मान्यताओं के दायरे से बाहर जाकर किसी व्यक्ति या संगठन को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है और बदले में धन तथा सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं तथा उसके माध्यम से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह क्रियाविधि भ्रष्टाचार कहलाती है। क्लियर है। आगे पूछा है राजनीतिक अपराधीकरण का क्या अर्थ है, बताइए। यानी राजनीतिक अपराधीकरण हम लोगों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी जब राजनीति में आपराधिक गतिविधियां संलिप्त हो जाती हैं या अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति संलिप्त होकर राजनीतिक क्रियाविधि को या गतिविधि को प्रभावित करते हैं, तो वह गतिविधि क्या कहलाती है? राजनीतिक अपराधीकरण की स्थिति कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया को आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। इसे हम दो अर्थों में स्पष्ट करेंगे। एक संकीर्ण अर्थ में, जहां अपराधी विधानसभाओं में और संसद के अंतर्गत चुनाव जीतकर प्रवेश करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा व्यापक अर्थ के अंतर्गत अपराधियों के द्वारा चुनावी राजनीति में या चुनावी गतिविधियों को तथा शासन व्यवस्था को परोक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। धन बल के द्वारा सभाओं में भीड़ जुटाकर या अपने बाहुबल के द्वारा बूथ कैप्चरिंग करके या मतदाताओं को प्रलोभन में लेना या उन्हें नियंत्रित करना आदि सभी गतिविधियां क्या करती हैं? आदि सभी गतिविधियां किसी न किसी रूप से राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो ये सब क्या हुआ? राजनीतिक अपराधीकरण हुआ। क्लियर है। आगे पूछा है कि राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने राजनीतिक अपराधीकरण के कारण याद कर लिए हैं तो उनको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, या फिर राजनीतिक अपराधीकरण के जो मैंने सेपरेट बताए हैं सॉल्यूशंस, उनको आप उल्लेख कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि राजनीतिक अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले नेताओं के राष्ट्रीय चरित्र तथा उनके नैतिक चरित्र का विकास करना होगा। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों के अंतर्गत अंदरूनी लोकतंत्र तथा जवाबदेही जिम्मेदारी का विकास करना होगा, ताकि वे सभी अपराधीकरण की प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त नहीं हो। संविधान तथा कानून में वांछित संशोधन कर उन सभी राजनीतिक दलों के कार्य व्यवहार तथा कार्यनीतियों पर नियंत्रण करना होगा जो अपराधियों को प्रश्रय देती है, तथा त्वरित न्यायिक निर्णय करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था करनी होगी, ताकि जो अपराधी राजनीति में सक्रिय हैं और जिनका वाद न्यायालयों में संचालित है उनके लिए तुरंत फैसला आ सके और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से पृथक किया जा सके। इसी प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो तत्व हैं या व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उन्हें
प्रतिबंधित करना होगा, यानी राजनीतिक दल उन्हें टिकट नहीं दे। और यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है तो निर्वाचन आयोग उस पर जुर्माना या दंड आरोपित करे। ईवीएम मशीनों के अंतर्गत नोटा यानी नन ऑफ द अबाउ का सिस्टम होना चाहिए ताकि जनता इन अपराधी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने से रोक सके। और ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यक्ति कितनी भी व्यस्तता हो अपना मतदान स्वयं कर सके और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो व्यक्ति हैं उसका लाभ नहीं उठा सके। और राजनीतिक उदासीनता जो एक प्रमुख समस्या है अपराधीकरण की, तो उसका निराकरण हो सके। क्लियर है? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसमें पूछा है आतंकवाद की समस्या पर एक लेख लिखिए। हमेशा की तरह बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों के आंसर आप लोगों को तैयार करने होते हैं, और यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो मेरे कंटेंट में वीडियोस में विजिट कीजिए और आप इस पूरे मैटर को वहां पर देखिए और समझिए। तो हमसे पूछा है आतंकवाद की समस्या पर लेख लिखिए, तो हम लोग आतंकवाद का सबसे पहले अर्थ बताएंगे, फिर हम लोग बताएंगे आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य, फिर हम लोग बताएंगे भारत में आतंकवाद का स्वरूप एक समस्या के रूप में कैसे है और किन किन रूपों में यह प्रचलित है वह बताएंगे। हम लोग बताएंगे धर्मांधता और आतंकवाद, और फिर हम लोग बताएंगे आतंकवादियों के लक्ष्य क्या है और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। इस तरह से आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या के निराकरण के सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं, इन सारी बातों को इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। आगे पूछा है कि भारतीय राजनीति के अपराधीकरण में से किस प्रकार प्रभावित हो रही है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोगों को क्या बताना है? सबसे पहले बताना है कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है। उसके दोनों रूप बताएंगे, संकीर्ण और उसका व्यापक। फिर हम लोग बताएंगे किस प्रकार से अपराधी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, यानी भारतीय राजनीति में किस प्रकार से ये प्रविष्ट हो रहे हैं। फिर हम लोग बताएंगे अपराधियों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा है। फिर हम लोग बताएंगे धन तथा बाहुबल का राजनीति के अंतर्गत भरपूर प्रयोग हो रहा है और आज राजनीति धनबल तथा बाहुबल के बिना संभव ही नहीं हो पा रही है। इन सब सारी बातों को क्लियर करेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में निरंतर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी हम लोग बताएंगे कि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का जो रेशियो है, प्रतिशत है, वह कैसे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी बात ग्राफ के माध्यम से की थी, तो उस ग्राफ का हम लोग यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। ठीक है? आगे पूछा है कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो किसी राष्ट्र की जड़ें खोखली करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में इसके रोकने के उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे? भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। फिर बताएंगे हम लोग भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार के प्रभाव। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में बताएंगे भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक अपराधीकरण के वर्तमान परिदृश्य को बताते हुए उसके कारण और इसके निराकरण के उपायों की समीक्षा कीजिए। इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने किया ही अभी। तो हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे? भारत में राजनीतिक अपराधीकरण का वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान परिदृश्य है, उसका उल्लेख करेंगे। फिर हम लोग बताएंगे राजनीतिक अपराधीकरण के कारण क्या क्या है और इनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, जिनका उल्लेख अभी हम लोगों ने किया ही है। इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।